हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स का। तो फ्रेंड्स, आज ये इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ट पे फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम लोग टोटल 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। ठीक है। लेक्चर 1 में होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मोल कॉन्सेप्ट होगा लेक्चर 2 में, एंड फिर लेक्चर 3 में होगा इक्विवेलेंट मासेस, एंड लेक्चर 4 में होगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है। इन चारों लेक्चर्स में थ्योरी हो जाएगा एंड कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम लोग एक लास्ट लेक्चर, लेक्चर 5 लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो देखो, मैं आपको सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, वो सारे कराएंगे और मैं आपको इनमें से प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। तो यानी कि इस चैप्टर का टोटल 5 लेक्चर आएगा। तो आप देख लेना कि लेक्चर आप कैसे फॉलो करोगे। और मैं आपको बता दूं, जो पहले से है हमारे चैनल पे उनको तो पता है कि ये लेक्चर का टाइमिंग और शेड्यूल क्या है, बट अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये लेक्चर जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आएगा। ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 AM पे। ठीक है। तो आपको अपने रिमाइंडर में सेट कर लेना है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हमारा लेक्चर्स आने वाला है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। तो आप इस लेक्चर को फॉलो करना। तो चलिए आज का ये लेक्चर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेक्चर 1 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, ये हम लोग एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में ये सब है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको एक नज़र दे देना चाहिए कि इन सब होते क्या हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है। मैटर, एनी सब्सटेंसेस दैट ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड पोजेस इनर्शिया, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस हम ले लें, मान लीजिए कुछ भी हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कोई भी इनर्शिया है, मतलब कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एक मैटर। ठीक है। मैटर जो होता है, मैटर होता है 2 तरह का, एक तो फिजिकल मैटर हो जाएगा और एक केमिकल मैटर हो जाएगा। ठीक है। फिजिकल मैटर में आ जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, क्योंकि ये फिजिकल है तो ये फिजिकल में हो जाएंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है। केमिकल में आ जाते हैं प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। बस यही सिंपल जानना है आपको और इसमें कुछ इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि फिजिकल हो जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, केमिकल हो जाएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेज एंड प्योर सब्सटेंसेज। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। देखिए, इम्प्योर सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? जो मिक्सचर होता है, दो किसी सब्सटेंस से मिल के बनते हैं, उनको इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है। यानी कि मिक्सचर। तो देखिए, मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या? पहला तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, एक सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इनटू अनदर, उसी को कहते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं और उसको हम लोग मिक्स करते हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो सॉल्ट प्लस H2O एंड शुगर प्लस इथेनॉल। ठीक है। देखो, सॉल्ट जो होता है अगर हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। दूसरा आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सब्सटेंस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर। ठीक है। जैसे कि आप किसी एग्जांपल में ले सकते हो कि आप इसमें वाटर लिए। ठीक है। वाटर लिए, अगर इसमें हम लोग सैंड जो है वो डालते हैं तो क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, ये जाके नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है, नीचे सॉल्ट। तो इसी को कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, तो इसी को कहेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका सेकंड एग्जांपल है NaCl प्लस इथेनॉल, क्योंकि आप जानते हो इसमें ये भी NaCl इथेनॉल में जाके नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसलिए ये भी जो हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा इम्प्योर सब्सटेंसेज, अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेज। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एलिमेंट हो जाता है। ठीक है। एलिमेंट जो एक सिंगल चीज़ का बना होता है, सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है। और जब 2 एलिमेंट मिलते हैं तो
तो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड। और कंपाउंड भी दो तरह के हो जाएंगे, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो बस इस सब चीज़ के बारे में तो आपको जानना है, इन सब से इतना कोई क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे, बट आप लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस। तो देखिए, डाल्टन एटॉमिक हाइपोथेसिस बेसिकली ये डिफाइन करता है कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, एनी सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल सिमिलर एटम्स ऑल विथ सेम शेप साइज मास आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि कोई भी एक सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका सारा एटम, मतलब ऑल सिमिलर एटम्स, मतलब जितना भी एटम है वो सिमिलर होगा विथ सेम शेप साइज एंड मास, उसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस जिसका सिमिलर साइज का हो, सिमिलर शेप का हो और सिमिलर मास का हो, उसी को कहेंगे हम लोग एलिमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग जान लिए कि डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या करता है, एलिमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। इससे भी कुछ उतना खास है नहीं, ठीक है। तो बस आप लोग को जानना था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको 11th का भी एग्ज़ाम देना होगा, तो मे भी 11th में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये आप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स, मतलब कुछ फैक्ट्स है एलिमेंट के बारे में, वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, मोस्ट एलिमेंट्स इन द पीटी आर सॉलिड। तो आपको ध्यान रखना है कि पीटी में ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या? सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट देखिए, अबाउट 70% ऑफ द पीटी आर मेटल्स। मतलब जो 100% एलिमेंट है टोटल पीटी में, उनमें से 70% जो है वो मेटल्स होते हैं। क्या? मेटल्स होते हैं, ठीक है। ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिक्विड एलिमेंट जो है नोन है, वो है ब्रोमीन एंड मरकरी। क्या? ब्रोमीन एंड मरकरी, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो कौन कौन से हैं, तो उसमें ब्रोमीन एंड मरकरी। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम याद रखना है। अब देखिए, हम लोग जान लिए कि एलिमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब हमें यहाँ बोला जा रहा है कि कंपाउंड जो होते हैं एक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि फॉर्म्ड होगा केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन देम। मतलब ये क्या होता है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं कि कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के हम एक कंपाउंड बनाते हैं। अगर आपको नोट करना है तो यहाँ से आप पॉज करके नोट कर लेना, अभी मैं रब करूँगा इसको। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो देख लिया कि मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब हम देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग लिए Fe&S, मतलब आयरन एंड सल्फर लिए, सेम आयरन एंड सल्फर लिए। क्या किए? सिर्फ और सिर्फ एक पे मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मिक्स करने पे क्या हो गया, एक मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बनने में मैग्नेट जब लाएंगे हम यहाँ, तो Fe जो है वो सेपरेट कर जाएगा, इन दोनों से Fe अलग हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं अगर हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, एक फेरिक सल्फेट और जो है एक कंपाउंड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और अगर हम इसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तो मैग्नेट से अगर सेपरेट करने का कोशिश करें तो ये Fe जो है वो सेपरेट नहीं होगा, Fe विल नॉट सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि मिक्सचर में क्या होता है, सिंपली मिक्स हो जाता है। अगर हम उसको फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट करना चाहें तो वो सेपरेट हो जाएगा। बट वही कंपाउंड में क्या होता है, वो बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है, मतलब बॉन्डेड एलिमेंट बन जाता है, बॉन्डेड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक कंपाउंड बन गया, ठीक है, जो कि Fe नहीं सेपरेट हो पाएगा मैग्नेटिक प्रोसेस से, यानी कि फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, मैग्नेट से यहाँ Fe जो है वो सेपरेट कर जा रहा था मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ यही बोलने का मतलब है, मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए, अब है यहाँ पे कंपाउंड्स दैट हैव बाउंडेड एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड ओनली। मैंने आपको अभी बताया कि जो
कंपाउंड होता है जो कि बॉन्ड हो जाता है, बॉन्डेड एलिमेंट से बनता है, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट होगा। किससे होगा? केमिकल मेथड से सेपरेट होता है। यानी कि आपने जान लिया कि मिक्सचर जो होगा वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है, एंड कंपाउंड जो होगा वो बॉन्डेड एलिमेंट से जो बनता है वो बन जाएगा केमिकल मेथड से सिर्फ और सिर्फ सेपरेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दो डिफरेंस बताया मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। तीसरा डिफरेंस है मिक्सचर हैव ऑल एलिमेंट्स रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो अपना प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आयरन है तो अगर आयरन और सल्फर को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों अपना प्रॉपर्टीज़ लॉस कर देंगे, ऐसा मिक्सचर में नहीं होता। बट यहीं देखिए कंपाउंड्स में दे डिफ़र। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कंपाउंड में बॉन्ड से जुड़ जा रहा है तो वो दोनों अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होता है वो छोड़ देते हैं। तो यही डिफरेंस है, ये ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मिक्सचर हैव ऑल एलिमेंट्स रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टीज बट इन कंपाउंड्स दे डिफर। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कंपाउंड मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। तो अब यहाँ देख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड उन सब होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, बाकी अदर एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो देखिए इसका जो ये हम लोग जनरलाइजेशन जो एक बताया कि जो कंपाउंड जिसमें C एंड H प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हो गए HCO3 माइनस और H2CO3, ये जो है इनऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, बट इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गया ऑर्गेनिक का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने बताया उसका। फिर देखिए यहाँ पे CCl4 एंड CF4। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। सेम यहाँ पे कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, बट ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शन से आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्शंस, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो अब आ गया है। तो देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पहला हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि द टोटल मास इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास इन्वॉल्व होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन में टोटल मास बिफोर द रिएक्शन 98 है तो बाद में भी वो 98 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मास 98 है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होता है, एक जितना भी मास इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, CaCO3 फिर H2SO4। तो CaCO3 और H2SO4 रिएक्ट करके बना रहा है CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो देखिए CaCO3 का क्या मास होता है, 100 यूनिट होता है। ठीक है, इसका 98 यूनिट होता है और ये हो जाता है 136 यूनिट, ये हो जाता है हमारा 18 और ये हो जाता है हमारा 44। तो देखिए इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल मतलब टोटल जो मास होता है यहाँ पे, जो टोटल मास हुआ इनिशियली कितना है 100 प्लस 98 198। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ भी 198 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 136 प्लस 18 प्लस 44 ऐड करोगे आप तो यहाँ भी आ जाएगा 198U। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में इनिशियली जो मास होंगे केमिकल रिएक्शन के वो बाद भी होंगे सेम। यानी कि जैसे कि यहाँ आपने देखा यहाँ इनिशियली 198 था तो यहाँ भी आफ्टर द रिएक्शन 198 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, इसका बोलने के मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है तो जो उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो हमेशा उनका मास का रेशियो जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, द रेशियो ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। मतलब वो किसी भी मेथड से वो कंपाउंड सिंथेसिस हो उसका मास का रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं CO2 को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल C ग्रेफाइट प्लस CO2 गिव्स CO2। ठीक है,
ये पहला मेथड से बन गया, ठीक है। फिर Na2CO3 प्लस 2HCl से बन जाएगा 2NaCl प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 एंड 2H2O। तो देखिए ये 3 मेथड से CO2 बन रहा है, बट CO2 में क्या 12:32 तो फिक्स है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भी जो CO2 का और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 12:32 फिक्स है। इसमें भी देखिए 12:32 फिक्स है, इसमें भी आप देखेंगे तो 12:32 फिक्स है। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वेदर इट इज़ सिंथेसिस फ्रॉम एनी मेथड, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड से सिंथेसिस हो या फिर सेकंड मेथड से या फिर थर्ड मेथड से, तो CO2 का जो कंपोजिशन का जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड है। तो इस लॉ से हम को यही समझना है कि कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर सिंथेसिस करते हो, वो किसी भी मेथड से सिंथेसिस करो, उनमें जो एलिमेंट्स है उनके मास के रेशियोज जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो है 12:32 और ये फिक्स है, वो किसी भी चाहे इन तीनों में से मेथड में से किसी से भी सिंथेसिस हो। फ्रेंड्स अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए combines with different amount of element B to form different compounds, then different amounts of element B always bear a simple ratio। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि एक सिमिलर अमाउंट ऑफ एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, ठीक है। जब सिमिलर अमाउंट ऑफ ये लेंगे ए, तो इसका जो अगर दूसरे कंपाउंड का जो रिएक्शन हो तो इसमें भी इसका जो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, मतलब एक सेम नहीं, मतलब उसको बोलेंगे एक सिंपल रेशियो होगा। तो देखिए इसको हम लोग बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए एक एलिमेंट ए लिए, बी लिए, ठीक है। ए एलिमेंट लिए कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। कार्बन में यही हमारा कहना है, यहाँ देखिए द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए। तो देखिए यहाँ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए यानी कि कार्बन का अमाउंट फिक्स है 12U एंड 12U, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये कहना था। अब देखिए कॉम्बाइंस विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ, यहाँ क्योंकि बी में लिए हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ 16U ले रहे हैं, यहाँ 13.2U ले रहे हैं, ठीक है। तो ये टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका कहना यही है कि जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी जो बियर होगा वो सिंपल रेशियो होगा, इसका कोई फ्रैक्शन का रेशियो नहीं होगा, हमेशा सिंपल रेशियो होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन 16 है, यहाँ 32 है, यानी कि 16:32 आ रहा है, ठीक है। अगर इसका हम लोग रेशियो फाइनल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल रेशियो हुआ ना। तो यही हमारा कहना था कि जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट लेंगे तो बी एलिमेंट डिफरेंट अमाउंट हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो वो जो होगा हमेशा बी जो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, हमेशा सिंपल रेशियो में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो जो है 1:2 है, 16:32, तो एक सिंपल रेशियो है। तो भाई बस यही था हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। देखिए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस लॉ क्या है, ठीक है। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए combines with different element B and C to form different compounds, then if B and C combine they do so in the same proportions of A combines with B and A combines with C। यहाँ पे होगा C, ठीक है। तो देखिए जब एक एलिमेंट A जो है वो कंबाइन कर रहा है B एंड C के साथ, तो और वो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो जिस प्रोपोर्शन से ए जो है बी के साथ रिएक्ट करेगा और ए सी के साथ रिएक्ट करेगा, अगर बी एंड सी कंबाइन कर रहा है तो सेम इसी प्रोपोर्शंस में बी एंड सी भी कंबाइन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कहना था यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे अगर, तो देखिए एक Na लिए हम लोग, सोडियम लिए, पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए, फिर दूसरा क्लोरीन से रिएक्ट करवाए, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में जब m/n ऑफ H लिए तो यहाँ क्या हो गया 23/1, या फिर MH/m Na लिए तो 1/23, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट 2 में, इसमें हम लोग क्या लिए MNA/mCl लिए तो 23/35.5, ठीक है। वही जो है अगर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट करा दे रहे हैं, मतलब कि इन दोनों को रिएक्ट करा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखिए अगर इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा MH/mNA + MNA/mCl होगा। तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 1/23 एंड 23/3.35.5, तो ये 23 और 23 तो कट गया, तो ये क्या आ गया 1/35.5। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का प्रोपोर्शन जो हुआ वो तो सेम रहा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ क्लोरीन जो था वो 35.5 था, तो यहाँ 35.5 ही रह गया। तो यही मेरा कहना था कि जो बी एंड सी का प्रोपोर्शन जो होगा वो भी सेम होगा, जो कि होता है ए कंपाउंड रिएक्ट करता है बी से एंड ए कंपाउंड रिएक्ट करता है सी से। तो बस यही था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा फिफ्थ लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर अ होमोजीनस फेज रिएक्शन गैसेज रिएक्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मोल्स। ठीक है, दिस रेशियो ऑल्सो कंबाइंस टू देयर रिएक्टिंग वॉल्यूम्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि एक होमोजीनस फेज रिएक्शन में क्या होता है, गैसेज जो रिएक्ट करता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करता है बाय मोल्स, और वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, रिएक्टिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्शन है एक N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो देखिए जब भी ये रिएक्शन होगा ये हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शंस में होगा। जैसे यहाँ पे 1 मोल NaCl लेंगे तो यहाँ 3 मोल H2 ही आएगा और 2 मोल NH3 फॉर्म करेगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। सेम यहाँ वॉल्यूम के लिए हो जाता है, 1 लीटर लेंगे तो 3 लीटर H2 का रिएक्ट करेगा एंड 2 लीटर NH3 का फॉर्म करेगा। ठीक है, सेम यहाँ 1 वॉल्यूम लेते हैं अगर N2 का, तो 3 वॉल्यूम लेंगे हम लोग H2 का एंड 2 वॉल्यूम फॉर्म कर देगा हमारा NH3 का। तो बस यही सिंपल था गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या था, ये दिया गया था एवोगाड्रो के द्वारा और सिर्फ गैसेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है जहाँ भी आप एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगाओगे वो सिर्फ हमेशा गैसेज के लिए लगाओगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लगाना है आपको, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए हमें कहा गया है कि सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, मतलब सारे गैसेज का इक्वल वॉल्यूम जो होगा वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उनमें। मतलब कि जब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो सारे गैसेज, जितने भी गैसेज है उनका अगर वॉल्यूम सेम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए ऑल गैसेज इन द यूनिवर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल। देखिए आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स में जितने भी गैसेज हैं वो आइडियल गैसेज नहीं है, मतलब सारे जो है वो रियल गैसेज होते हैं। बट हमको अगर क्वेश्चन बनाना है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो हमको मानना है कि जितने भी यूनिवर्स में गैस है वो सारे आइडियल गैस हैं। ठीक है, तो इसका कहना यही हुआ कि ऑल गैसेज इन द यूनिवर्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी आइडियल। ठीक है, देखिए ऑल्दो रियलिस्टिकली नो गैसेज इज परफेक्टली आइडियल ऑल द रियल बट बी मस्ट प्रिज्यूम टू बी आइडियल अनलेस स्पेसिफाइड। जैसा मैंने आपको बताया कि रियलिस्टिकली तो कोई भी आइडियल गैस नहीं होता है जो कि एक परफेक्टली आइडियल हो, बट हम सबको आइडियल मानते हैं, ऑल आर रियल होता है, बट बी मस्ट प्रिज्यूम टू बी आइडियल। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि कोई एक गैस जो रिएक्शन में दिया गया है वो रियल गैस है, तब तक हम लोग को यही मानना है कि जो गैस है वो आइडियल है। ऐसे तो कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल होता नहीं है यूनिवर्स में, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन वही मान के सॉल्व करना है कि जितने भी गैस है यूनिवर्स में वो जो होते हैं परफेक्ट आइडियल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में आगे फॉर ऑल आइडियल गैसेज, देखिए आइडियल गैसेज के लिए हम लोग क्या होता है इक्वेशन PV = nRT, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, PV = nRT, इसको कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और ये सारे आइडियल गैस के लिए ट्रू होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है प्रेशर, किसी कंटेनर पे कितना प्रेशर लग रहा है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वही होगा हमारा ये P। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो उसी कंटेनर का वॉल्यूम हो जाता है यहाँ पे ये वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हो गया n हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट यूनिट के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप लीटर ATM में लेते हो तो ये हो जाता है 0.082, जब आप जूल में लेते हो तो ये हो जाता है
314। जब आप कैलोरी में लेते हो तो वो हो जाता है 2, एंड जब बार पर डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो, बार डेसीमीटर क्यूब में, तो ये होता है 0.083। तो इन वॉल्यूम को आपको, इन जो रेशियो है, इन आप मतलब रेशियो नहीं, इनका जो वैल्यू है आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको यूज आएगा। जैसे कि यहाँ प्रेशर लीटर में दिया रहा, प्रेशर एटीएम में दिया रहा, वॉल्यूम लीटर में दिया रहा, तो आप ये वाला यूज कर लोगे। ये जूल में दिया रहेगा तो आप ये यूज करोगे, बार में दिया रहेगा तो ये यूज करोगे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ एग्जांपल से समझते हैं कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस होता क्या था। देखिए जैसे यहाँ पे N2 लिए और He लिए, तो ठीक है, N2 के लिए क्या है, N2 के लिए हमारा दिया हुआ एक, दोनों का प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर भी 298 केल्विन है, ठीक है। तो जब P(N2) इंटू V इजिक्वल टू NRT, N2 सब कर लिए कंसीडर, यहाँ पे PH2 इंटू V इंटू NHE RTHE, ठीक है। तो इसको कंसीडर करने के बाद देखिए प्रेशर तो सब में 1 atm है, ठीक है। वॉल्यूम V है, वॉल्यूम हमें पता नहीं, दोनों कंटेनर हम सेम वॉल्यूम का लिए, इसका वॉल्यूम जो है वो सेम है, ठीक है, सेम। यह इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक है। तो देखिए V एंड N R तो कांस्टेंट ही, एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 atm लिए थे, वॉल्यूम V है, NHE और R और 298 केल्विन। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब अगर हम लोग सेम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यही था। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू NHE हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर जब सेम वॉल्यूम में आप किसी कंटेनर में ले रहे हो किसी भी एक कंपाउंड को, तो उसका जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यही हमें कहा गया है कि बट 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेज कंटेन्स 0.62 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जब लोगे आप, तो उसमें क्या होता है कि उसमें होते हैं 0.62 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे हम 1 मोल N2 है, तो यहाँ क्या होगा कि जो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23 ही होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जब लेते हैं तो वो हमेशा कंटेन करता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो जो अभी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हम लोगों ने जो पढ़ा उसका अब एप्लीकेशंस देखना है। तो पहला एप्लीकेशन है एटॉमिसिटी। तो देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है, तो एटॉमिसिटी है इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्री गैस। मतलब हमसे बोला गया है कि मतलब हमें ये जानना है कि एटॉमिसिटी ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एलिमेंट्री गैस में, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है N2Cl2He। तो देखिए इसमें एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, जैसा मैंने आप बोला नंबर ऑफ एटम्स बताना है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो Na2 के मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का जो एटम है 2 है, तो यहाँ एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 2। यहाँ क्लोरीन का कितने एटम है, 2, तो यानी कि एटॉमिसिटी हो गया 2। यहाँ हीलियम का एटॉमिसिटी हो गया 1, यहाँ पे जेनन का हो गया 1, आर्गन का हो जाएगा 1, यहाँ पे O3 का हो जाएगा एटॉमिसिटी 3, क्योंकि यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिसिटी हो गया 3। H2 का हो जाएगा 2 एंड O2 का 2 एंड F2 का 2। तो बस यही था हमारा पहला एप्लीकेशन एटॉमिसिटी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, वो है वेपर डेंसिटी। तो देखिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए वेपर डेंसिटी होता है दिस इज गिवन एज अ नंबर, ठीक है। ये एक नंबर के तरह होता है जो क्या करता है कि विच indicates how much dense a gas is with respect to density of hydrogen gas at STP। देखिए वेपर डेंसिटी बेसिकली एक नंबर होता है, वो आपको बताता है कि कोई भी गैस हाइड्रोजन के डेंसिटी के अकॉर्डिंग कितना डेंस है या फिर लाइट है, वो बताता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट STP बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी ये हो गया डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP। तो देखिए PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये तो हम सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो P इंटू PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N क्या होता है, N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा M बटा मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मास बटा मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। तो जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे
इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ला जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो हो गया मास बाई वॉल्यूम, तो फाइनली हम लोग करेंगे तो P इंटू एम बटा आर टी, ये हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो जाता है, तो यही वेपर डेंसिटी हो जाता है। इसी तरह से आप वेपर डेंसिटी निकाल लोगे। एक और फार्मूला है जो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे जैसे हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना रहता है अननोन गैसेज का, मतलब कोई भी गैस है उसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है और हमको पता नहीं कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो सिंपली हमको 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान रखना है। ये VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है मोलर वॉल्यूम। तो देखिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज हैव सेम वॉल्यूम। मतलब हमें यहाँ बोला गया है कि STP पे किसी भी गैस का जब 1 मोल लेते हैं तो जितने भी गैस है, मतलब सारे गैस का जो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पे वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर सम आइडियल गैसेज PV इज इक्वल टू nRT, तो सब आइडियल गैस के लिए फॉलो होता ही है। तो देखिए P इंटू V मोलर, यही अगर हम 1 मोल लेंगे यहाँ पे N, तो ये V मोलर निकलेगा ना कि 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू R इंटू T। तो देखिए एट STP हमें बोला है, तो STP पे प्रेशर जो होता है 1 atm होता है। ठीक है, V मोलर तो हमको पता ही करना है और N तो 1 लेना ही है। जब हम इसको ATM में ले रहे हैं तो इसका भी वैल्यू तो ATM के वाले में लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि STP पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन एट STP। ओके, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो V मोलर जो आएगा वो आएगा 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी गैस का 1 मोल पे जब वॉल्यूम लेते हैं तो वो होता है एक V मोलर और ये हो जाता है 22.4 लीटर और 22400 ml। तो हमेशा आपको ये बात याद रखना है, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। और मोल कंसेप्ट का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो आप इसको याद रखिएगा, उसमें जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मतलब हम देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास इज गिवन एज अ नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ हेवी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो देखिए एटॉमिक मास बेसिकली ये होता है कि एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि वो कितना हेवी है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। मतलब देखिए एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाई 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 AMU जो अगर आप सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, ये फाइनली ये ग्राम यहाँ नहीं, ये टोटल ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली जब ये सारा सॉल्व करके 1 AMU निकालोगे तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो यही आपको ये याद रखना है कि 1 MU इज इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हो जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ठीक है, देखिए ग्राम एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है एंड गिवन एज टोटल मास ऑफ 1 मोल एलिमेंट। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास जो है वो ग्राम में दिया जाएगा और ये एक मोल का टोटल एलिमेंट का मास दिया जाता है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकली क्या होता है, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, बट यूनिट वाइज जो होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, यूनिट्स आर नॉट। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास जो होता है वो लेते हैं हम लोग AMU में एंड ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो होता है ग्राम में। ठीक है, देखिए अब हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है फॉस्फोरस 1531। तो देखिए फॉस्फोरस का एटॉमिक मास पूछे तो वो हो जाएगा 31U। ये तो हो गया हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब यही हमसे ग्राम एटॉमिक मास पूछे तो उसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 ATM ऑफ फॉस्फोरस कितना वेट करता है, इसका वेट
फॉस्फोरस के 1 एटम का वेट क्या है, 1 एटम का वेट क्या है 31 AMU। तो अगर इसको हम देखें तो 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस कितना वेट करेगा 31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो एक एटम का वेट तो इतना हो गया। अब वही हमको जानना है एक मोल का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है एक मोल ऑफ एलिमेंट के बारे में बताता है। तो देखिए एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, एक मोल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। तो देखिए 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो यही हमको निकालना है कि 1 मोल में कितने हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 फॉस्फोरस एटम वेट्स 31 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये टोटल आपका 31 ग्राम निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ सेम हुआ ना, यहाँ 31 यू था एटॉमिक मास, बट ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ 31 ग्राम। तो न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ग्राम है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ले या फिर एटॉमिक मास न्यूमेरिकली सेम होगा, बट वो उनका यूनिट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सेम एटॉमिक मास के तरह भी मॉलिक्यूलर मास भी होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बटा 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12। ठीक है, सेम एटॉमिक मास की तरह ही है, यहाँ बस मॉलिक्यूल का मास ले लेंगे और वहाँ एक एटम का मास लेते थे। ठीक है, वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे एक एटम का निकलता था, यहाँ 1 मोल का निकलेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल का लेंगे सब्सटेंस का बटा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12, और यहाँ हो जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास। तो सब कुछ सेम हो जाता है। तो देखिए अब एग्जांपल से देख लेते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 में अगर 1 मॉलिक्यूल का हम अगर मास निकालते हैं तो वो आता है 98 AMU, क्योंकि मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास मतलब एक एटम यानी कि या फिर एक मॉलिक्यूल AMU में निकलेगा, तो इसलिए यहाँ 98 AMU हो गया। और वही अगर हम लोग को ग्राम में निकालना है तो वो ग्राम एटॉमिक मास निकलता है, तो वो हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के लिए। AMU निकलता है 1 मॉलिक्यूल के लिए और ये निकलेगा 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। यहाँ भी न्यूमेरिकली सेम था, बट यहाँ पे यूनिट जो है वो डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा था एटॉमिक मास में और हम लोग मॉलिक्यूलर मास में कार्बन 12 से हम लोग कंपेयर करके एटॉमिक मास निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। तो हम कार्बन 12 ही क्यों सेलेक्ट करते थे, तो देखिए इसका मेन 2 रीज़न होता है कि कार्बन 12 इज़ टेकन टू बी रिप्रेजेंटेटिव एज। तो क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इट इज़ प्रिवेलेंट इन ऑल लिविंग फॉर्म्स, क्योंकि ये क्या होता है कि सारे लिविंग फॉर्म्स में कार्बन 12 जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरा मेन रीज़न है कि डज नॉट हैव मेनी स्टेबल आइसोटोप, मतलब इसका ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही स्टेबल आइसोटोप प्रेजेंट है, इसलिए जल्दी डिग्रेड नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये था मेरा आज का पहला लेक्चर, यानी कि केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हमारा ये था। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि हमारे चैनल पे ये सीरीज़ चल रहा है, तो वो भी इस सीरीज़ का अच्छा से यूज कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।